आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप साल 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है और इस टीम में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। भारत क्रिकेट टीम के 4 स्टार संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को इस खास टीम में जगह मिली है और खास बात यह है कि संजू सैमसन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। आखिर इस टीम में किस खिलाड़ी ने किस दम पर जगह बनाई है और क्यों भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा, इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट प्रदीप सहगल। प्रदीप, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या ये इस बात का सबूत है कि इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया का दबदबा सबसे ज्यादा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, टीम इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीता है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है। इसी वजह से इस टीम में चार चार खिलाड़ियों को जगह मिली है। अगर आप देखेंगे तो भारत की तरफ से जैसा आपने बताया भी कि संजू सैमसन को जगह मिली है, जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है, हार्दिक पांड्या को जगह मिली है, ईशान किशन को जगह मिली है। हालांकि इस टीम में और भी भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिल सकती थी, क्योंकि देखिए, जब आईसीसी टीम बनाती है तो उसको प्लेइंग 11 के हिसाब से टीम चुननी होती है, इसलिए कई खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह नहीं मिल पाई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया ने इतिहास भी रच दिया, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कोई भी टीम 3-3 बार टी20 का खिताब नहीं जीत पाई थी, भारतीय टीम ने उस खिताब को तीसरी बार जीता। ऊपर से ये जिंक्स था कि कोई भी टीम जो है, कोई भी होस्टिंग नेशन जो है, वो आज तक टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाया है। भारतीय टीम ने उस जिंक्स को भी तोड़ दिया। तो ये जाहिर तौर पर दिखाता है कोमल कि भारतीय टीम का वाइट बॉल फॉर्मेट में किस तरह का दबदबा है। और इसकी एक और बानगी यहां पर इस तरह से दिखाई देती है कि जब भारत ने पिछला टी20 वर्ल्ड कप जीता था साल 2024 में, उसके बाद से भारतीय टीम ने टी20 की कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हारी है। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप टीम इंडिया का जो विजय रथ है वो लगातार चलता हुआ आया है। तो इससे बड़ी और बादशाहत कोई टीम क्या साबित कर सकती है कि आप 2 साल के बाद टी20 का वर्ल्ड कप होता है। पिछले 2 सालों में भारतीय टीम ने कोई भी बायलैटरल सीरीज टी20 फॉर्मेट की हारी नहीं है। तो यह दिखाता है कि भारतीय टीम की बादशाहत किस तरह की है, किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी प्रदर्शन का आपने देखा कि उसी प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम एक बार फिर से चैंपियन बनी है। और जाहिर तौर पर इसमें खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन देखिए, यहां पर सिर्फ 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी की भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि आप वहां पर अक्षर पटेल के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते हैं, आप शिवम दुबे की उन पारियों को नहीं भूल सकते हैं जहां पर उन्होंने टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग नॉक्स खेले, चाहे आप वो नीदरलैंड्स के खिलाफ पारी की बात कर लीजिए। तो हर मैच में, अलग अलग मैच में टीम इंडिया को अलग अलग मैच विनर्स मिले हैं और वही टीम टूर्नामेंट जीतती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता आया हूं, जिसमें आपको पूरे के पूरे टूर्नामेंट में हर मैच में एक अलग मैच विनर मिले, क्योंकि आप फिर किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहते हैं। और इस टीम में अगर आप देखेंगे तो देखिए, आपको अभिषेक शर्मा, जरूर हम ये बोल रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने 2 मैचों में जिस तरीके से वो प्रदर्शन किया, वो दिखा दिया कि मैं सिंगल हैंडेडली मैच जो है वो जिता सकता हूं। और देखिए, उसी वजह से भारतीय टीम ने फिर फाइनल में बड़ा स्कोर भी खड़ा किया। तो ये दिखाता है कि भारतीय टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे मैच विनर्स हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि आईसीसी को उन सभी मैच विनर्स में से कोई 4 ऐसे पिक करने थे जिनका प्रदर्शन इस टूर्नामेंट को जिताने में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा अहम रहा है, तो उनको यहां पर आईसीसी ने पिक कर लिया है। इसीलिए इन 4 खिलाड़ियों का नाम हम सबके सामने आया है। प्रदीप, अगर हम बात करते हैं संजू सैमसन की, तो उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया है, लेकिन उनको ऐसा क्यों चुना गया है? क्योंकि अगर हम फरहान की बात करें तो उन्होंने भी सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दर्शक जो हैं उनके मन में ये आ सकता है कि साहिबजादा फरहान, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, और संजू सैमसन ने तो साहिबजादा फरहान से कम रन बनाए हैं। इनफैक्ट अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करें तो उन्होंने 383 रन बनाए हैं, वहीं संजू सैमसन ने 321 रन बनाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है
वो साहिबजादा फरहान को नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड आमतौर पर उसी खिलाड़ी को मिलता है जिसकी टीम जो है वो चैंपियन बनती है। और देखिए फरहान और संजू सैमसन, अगर आप ये देखें तो यहां पर संजू सैमसन की काबिलियत इसलिए भी आगे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि साहिबजादा फरहान ने तो इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस खेले थे ना, जितने पाकिस्तान ने खेले थे, तो वो सब मुकाबलों में खेले थे। लेकिन संजू सैमसन तो शुरुआत के कुछ मुकाबले खेले भी नहीं थे और उसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया। तो यहां पर अगर आप उस खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे टुवर्ड्स भारतीय टीम के लिए और पूरे के पूरे टूर्नामेंट के लिहाज से, तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन का जो वेटेज है वो साहिबजादा फरहान की पारियों से ज्यादा हो जाता है। एक तो उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया, दूसरा संजू सैमसन के फेवर में यह भी चीज जाती है कि शुरुआत के कुछ मुकाबले खेले ही नहीं थे। तो अगर आप उस नजरिए से चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों यहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है वो संजू सैमसन को दिया गया है, ना कि साहिबजादा फरहान को। जाहिर तौर पर फरहान ने रन जो है वो ज्यादा बनाए हैं संजू सैमसन से, लेकिन एक बात और भी तो है ना, संजू सैमसन ने मैचेस भी तो कम खेले हैं, कम मैचों में उन्होंने ज्यादा रन बनाए और अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया। और देखिए बड़े मैचेस में बड़ा प्रदर्शन करके दिखाया, चाहे वो वेस्टइंडीज वाला मुकाबला देख लीजिए, इंग्लैंड वाला सेमीफाइनल देख लीजिए और फिर फाइनल में देख लीजिए। तो बड़े मैच नॉकआउट मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने ऐसा पंच लगाया कि सामने वाली टीम जो है वो धराशायी हो गई, इसीलिए संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। बिल्कुल प्रदीप। वहीं अगर हम प्रदीप टिम्स एफर्ट की बात करें तो उन्होंने संजू सैमसन से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उन्हें इस टीम में जगह नहीं दी गई है, ऐसा क्यों? देखिए मैं समझ रहा हूं कि आप ये बोल रहे हैं कि टिम सैफर्ट ने यहां पर संजू सैमसन से ज़्यादा रन बनाए हैं, हालांकि दोनों के रन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि अगर आप संजू सैमसन की बात कर रही हैं तो उन्होंने 321 रन बनाए हैं, वहीं टिम सैफर्ट ने 326 रन बनाए हैं, 5 रन का डिफरेंस है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जब आईसीसी अपनी बेस्ट टीम का ऐलान करती है तो आईसीसी को यह देखना होता है कि हमें कौन कौन से ओपनर्स चाहिए, कौन से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज होंगे, क्योंकि उसमें से एक प्लेइंग 11 भी तो बननी चाहिए ना। तो इसीलिए यहां पर ऑलरेडी 2 ओपनर्स को यहां पर जगह मिल चुकी थी, साहिबजादा फरहान और संजू सैमसन को उस टीम में जगह मिल चुकी थी, और इसीलिए अब जो है टिम सैफर्ट की इस टीम में जगह नहीं बन पा रही थी, इसीलिए उन्हें इस टीम में मौका नहीं मिल पाया है। हालांकि उन्होंने संजू सैमसन से ज्यादा रन बनाए हैं। टिम सैफर्ट इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर रहे। पहले साहिबजादा फरहान थे, दूसरे नंबर पर टिम सैफर्ट थे, तीसरे नंबर पर संजू सैमसन थे। और खास बात यह है कि ये तीनों ही ओपनर्स थे, तो ऐसे में इन 3 में से 2 ओपनर्स को पिक करना था। और आप संजू सैमसन को कैसे बाहर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने बड़े मैचेस में रन बनाए, नॉकआउट मैचेस में रन बनाए, इनिंग्स भी कम खेली है, तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन के साथ ही जाना था यहां पर आईसीसी को, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन भी तो बनाया ना। इसीलिए टिम सैफर्ट यहां पर स्पॉट जो है वो मिस कर गए। संजू सैमसन जो कि नंबर 3 पर थे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में, उनको यहां पर आईसीसी ने अपनी टीम में पिक किया है। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात हो ही रही है संजू सैमसन की, तो एक सवाल और आया है कि उनको टूर्नामेंट में सबसे पहले शामिल नहीं किया गया था। अगर हम ऐसे देखें कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत प्लेइंग 11 से बाहर होकर हुई थी उनकी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल भी कर लिया गया, जगह भी दे दी गई और उनको ग्राउंड पर खेलने का मौका भी दिया गया? देखिए शुरुआत जब हुई थी, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रही थी, और उससे पहले भी जो संजू सैमसन का फॉर्म था पिछले 1-1.5 महीने से अच्छा नहीं चल रहा था। उन्हें मौके दिए जा रहे थे लेकिन वो रन नहीं बना पा रहे थे, और ये टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब हो गया था, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले जब आपका एक इतना बड़ा मैच विनर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो फिर यहां पर आपको ये समझना होगा कि जाहिर तौर पर टीम इंडिया को रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, और देखिए ईशान किशन ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी किया था जब उन्हें मौका मिला था, तो यहां पर यह समझना होगा कि जैसे ही उनको संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप किया गया, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें ईशान किशन ने बहुत सारे रन बना दिए थे, मेला लूट लिया था अपने बल्ले से, तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन को बैकफुट पर जाना पड़ा, और इसीलिए टीम इंडिया को अपनी प्लानिंग भी टुवर्ड्स T20 वर्ल्ड कप चेंज करनी पड़ी, संजू सैमसन को बाहर बिठाना पड़ा। और टीम इंडिया के लिए 2 लेफ्ट हैंडेड प्लेयर जो है वो ओपनिंग करने के लिए उतर रहे थे, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। शुरुआत के कुछ मैचेस तक तो देखा, लेकिन अच्छी शुरुआत जो है वो भारत को नहीं मिल रही थी, कोई ना कोई खिलाड़ी जल्दी आउट हो जा रहा था।
और इसीलिए जब हमने देखा कि जिस तरीके से टीम इंडिया को लगा कि हमारी बैटिंग जो है वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, इसके बारे में हम भी बात कर रहे थे कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से भारतीय टीम नहीं खेल पा रही है, तो यहां पर टीम मैनेजमेंट ने ये कॉल लिया कि हमें टॉप ऑर्डर में एक राइट हैंडेड बल्लेबाज चाहिए। और टॉप ऑर्डर का राइट हैंडेड बल्लेबाज कौन होता? वो आपके पास इकलौते संजू सैमसन ही थे। तो इसीलिए संजू सैमसन को उनके स्लॉट पर वापस लाया गया, ईशान किशन को नंबर 3 पर भेजा गया। और देखिए यहां पर ईशान किशन की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने नंबर 3 के स्लॉट के साथ भी जस्टिस किया, उन्होंने नंबर 3 पर भी रन बनाए। तो इसलिए यहां पर संजू सैमसन को, ताकि वो स्पिनर्स को काउंटर कर सके शुरू में, क्योंकि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट भारत के बहुत ज्यादा विकेट गिर रहे थे। शुरुआत में ये एक पैटर्न सा बन गया था कि टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी तो या तो आप ऑफ स्पिनर से स्टार्ट करा दीजिए या दूसरा ओवर ऑफ स्पिनर लेकर आ जाए। तो यहां पर ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा फंस जा रहे थे। तो इसीलिए उस चीज को काउंटर करने के लिए भारतीय टीम ने एक राइट हैंडेड बल्लेबाज को अपनी जो प्लेइंग 11 में उसमें शामिल किया और वो थे संजू सैमसन। और उसके बाद जैसे ही उनकी टीम में एंट्री हुई, जरूर शुरुआत में कुछ मैचेस उनको सेट होने में लगे, चाहे आप वो जिम्बाब्वे वाला मैच बोल लीजिए, लेकिन फिर एक बार जब सेट हो गए तो फिर उन्होंने सामने वाली टीम को अनसेट कर दिया पूरी तरह से। इसीलिए संजू सैमसन को शुरुआती मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला था और फिर बाद में टूर्नामेंट में उन्होंने अपना रंग दिखाया, अपना जलवा जमाया। बिल्कुल। लेकिन कुछ महीने पहले तक प्रदीप ईशान किशन टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर से अचानक ऐसा क्या हुआ लेकिन कि उन्हें दोबारा से T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिल गई और उन्हें खेलने का मौका मिल गया? देखिए ईशान किशन जाहिर तौर पर हम सभी जानते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा इनिशियल तौर पर तो नहीं होने वाले थे, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि संजू सैमसन की खराब फॉर्म, और संजू सैमसन क्या है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर टीम इंडिया को यह लगा कि अगर संजू सैमसन का प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह का रहता है तो हमें उनका बैकअप चाहिए होगा। और वो बैकअप कैसा होना चाहिए? जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सके, जो विकेट कीपिंग कर सके, जो टॉप ऑर्डर के लिए हमें तेज तर्रार शुरुआत दिला सके। तो ये तीनों ऑप्शन कौन टिक कर रहा था? ये तीनों ऑप्शन टिक कर रहे थे ईशान किशन। सोने पर सुहागा ये कि उनका फॉर्म बड़ा अच्छा था। उन्होंने झारखंड को पहली बार अपनी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई थी और फाइनल में उन्होंने 100 बनाया था। तो वहां से ईशान किशन का नाम जो है वो चर्चा में आता है और ईशान किशन को फिर से T20 के फॉर्मेट की टीम में मौका दे दिया जाता है। वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है वो T20 सीरीज खेलते हुए नजर आते हैं और उसमें वो रंग जमा देते हैं, उसमें वो मेला लूट लेते हैं, अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करते हैं। वो T20 वर्ल्ड कप से पहले जो T20 सीरीज होती है और उसमें संजू सैमसन को बहुत कम मौके मिलते हैं। तो उस तरीके से ईशान किशन का एक तरह से आप ये कह सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर से उदय हो जाता है। वो अपने प्रदर्शन से सभी को खुश कर देते हैं। फिर सबको यह लगता है कि अब तो ईशान किशन को ही मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि संजू सैमसन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और टीम इंडिया को बैकअप चाहिए था। इसीलिए शुरुआती मुकाबलों में ईशान किशन के साथ गई टीम इंडिया और क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन अच्छा था, फाइनल में 100 बनाकर आए थे, झारखंड को ट्रॉफी जिताकर आए थे और फिर जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई वहां पर भी उन्होंने दमदार अंदाज में बल्लेबाजी की। तो ये सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक कर दिए थे। इसी वजह से उनको इनिशियल स्टेज में ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन जब वो चीज नहीं टीम इंडिया के लिए चल पाई तो फिर वहां पर चेंजेस किए गए। ईशान किशन को नंबर 3 पर लाया गया और देखिए ईशान किशन का नाम भी इस टीम में है। आईसीसी की जो टीम आई है उसमें ईशान किशन का नाम भी है, क्योंकि ईशान किशन ने 9 मुकाबलों में 317 रन बनाए हैं। संजू सैमसन और ईशान किशन भारत के 2 ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में 300 से ज्यादा रन बनाए और अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसीलिए इन दोनों विकेट कीपर बल्लेबाजों को संयोग देखिए, दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज दोनों भारत के लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे और दोनों को ही आईसीसी की इस बेस्ट टीम में जगह मिली है। बिल्कुल, लेकिन ये बात तो थी ईशान किशन की। अब बात करते हैं प्रदीप हार्दिक पांड्या की। तो क्या उन्हें आज की तारीख में दुनिया का बेस्ट T20 ऑलराउंडर कहा जा सकता है? जी देखिए, हार्दिक पांड्या की बात इस टूर्नामेंट में उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने वैसा प्रदर्शन किया क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, एक्स फैक्टर लेकर आते हैं और जिस तरीके से आप कह रही हैं कि उन्हें नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 1 तो नहीं मैं, लेकिन ये कहूंगा कि दुनिया के
वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में उनका नाम जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप इस फॉर्मेट की बात करते हैं तो 2000 से ज्यादा रन, 100 से ज्यादा विकेट आसान नहीं होता ना लेना, और वो कमाल यहां पर हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया। और इस टूर्नामेंट में भी अगर आप देखें तो उनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो खिलाड़ी अपना काम धीरे धीरे कर गया। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से गेंदबाजी में कमाल किया, उन्होंने 9 विकेट हासिल किए, वहीं उन्होंने 9 मैचों में 217 रन बनाए, और जिस तरीके से उन्होंने कुछ मुकाबलों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, हाफ सेंचुरी भी लगाई। मुझे याद है एक मुकाबले में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, लास्ट में आकर तेजी से रन बनाए थे। तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हैं उनके, और यही होता है ना, जब आप एक टीम स्पोर्ट खेलते हैं तो कई बार आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन टीम के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। और देखिए मैं आपको फिर याद दिलाता हूं वो इंग्लैंड वाला मुकाबला, जहां पर वो उन्होंने 19वां ओवर फेंका था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग ये भूल जाते हैं, हम ये जरूर बात करेंगे कि हार्दिक पांड्या ने बल्ले से उतने रन नहीं बनाए जितना एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन किए और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार निभाया। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप कह रही हैं कि वो वन ऑफ दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से हैं, तभी तो उनकी टीम चैंपियन बन रही है ना, उनका किरदार उस तरह का है। और देखिए जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने खुद को इवॉल्व किया है पिछले कुछ सालों में, जरूर बैक इंजरी की वजह से थोड़े साल जो है वो बैकफुट पर चले गए थे, और फिर ये आलोचना भी होती है कि वो वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं उतना ज्यादा, वो टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए उस खिलाड़ी का इंपैक्ट कितना है, वो एक्स फैक्टर लेकर आता है अपने साथ। वो नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकता है, वो डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकता है, मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकता है, गेंदबाजी में टीम इंडिया को विकेट दिला सकता है ना। और जब बल्लेबाजी की बात आती है तो आप ये भी देखिए कि कई मुकाबलों में उनका जो नंबर है वो चेंज हो गया, कभी उनको 4 पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, कभी वो 6 पर बैटिंग करने के लिए आए, कभी 5 पर बैटिंग करने के लिए आए। और T20 इस तरह का फॉर्मेट है ना, अगर आप नंबर 4 से नीचे आते हैं तो ज्यादातर आपको फिनिशर वाला किरदार निभाना होता है। Correct. तो उस रोल में हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट होते हैं। और देखिए जिस तरीके से वो पावर के साथ शॉट लगाते हैं, ऐसा लगता है वो गेंद के 2 टुकड़े कर देंगे। तो वो जो पावर है, वो जिस तरीके से उनका जो बैट स्विंग है, वो जो उनका बैट स्पीड है, उस तरह की बैट स्पीड दुनिया में बहुत कम खिलाड़ियों के बल्ले से देखने को मिलती है। तो जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या का ये जो एक्स फैक्टर है टीम इंडिया के लिए काफी कारगर साबित हुआ, और आईसीसी ने भी उस चीज को माना है, इसीलिए इस टीम में हार्दिक पांड्या को भी जगह दी गई है। बिल्कुल। प्रदीप, अब बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की। तो उनको इस टीम में चुना गया है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है वो इस टूर्नामेंट में किस तरह से देखा जाता है? देखिए जसप्रीत बुमराह के बारे में अब क्या ही कहा जाए, क्योंकि इस खिलाड़ी की हम इतनी तारीफ कर चुके हैं कि शब्द कम पड़ जाएंगे अब। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके का प्रदर्शन, और देखिए कोमल आपको याद होगा फाइनल से पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जब हम बातचीत कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि भले ही जसप्रीत बुमराह ने उतने ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं भारत के लिए इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से इंपैक्ट डाल रहे थे, जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी से इंपैक्ट डाल रहे थे। उनका नाम जो है वो बल्लेबाजों के दिमाग में इंपैक्ट डाल रहा था, उनको खौफ से भर दे रहा था, और वही चीज देखने को मिली। देखिए बड़े खिलाड़ी बड़े मंच पर प्रदर्शन करते हैं। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने वो 4 विकेट लेने के लिए वो फाइनल मैच चुना, ये दिखाता है कि किस तरह के वो गेंदबाज हैं, किस तरह के माइंडसेट से आते हैं। कुछ खिलाड़ी होते हैं दबाव में बिखर जाते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं दबाव में निखर जाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह ऐसे खिलाड़ी हैं, वो दबाव को अपने आसपास भी नहीं आने देते। वो कहते हैं दबाव तो मेरे आसपास कहीं है ही नहीं, और बिखरने और निखरने की बात तो अलग ही है। क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, आप देखिए कोई भी अगर वो किसी भी दुनिया की किसी भी टीम में है तो कप्तान उन्हें क्या कहेगा, अगर विकेट चटकाने की बात आएगी तो जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई जाएगी, रन रोकने की बात आएगी तो जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई जाएगी। तो जाहिर तौर पर यह खिलाड़ी एक ऐसा एसेट है टीम इंडिया के लिए। मैं कहूंगा हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, क्योंकि इस तरह का खिलाड़ी मुझे नहीं लगता दुनिया में इनके बाद कभी आएगा। क्योंकि ऐसा खिलाड़ी जिसकी हर गेंद जो है वो एकदम परफेक्ट होती है। आप यॉर्कर्स की बात कर लीजिए तो उनसे ज्यादा सटीक यॉर्कर्स किसी की है ही नहीं। आप इन स्विंग की बात कर लीजिए, आप बाउंसर्स की बात कर लीजिए, आप आउट स्विंग की बात कर लीजिए, तो मतलब बुमराह के लिए आप क्या तैयारी करके आएंगे। ये बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब रहता है कि बुमराह के लिए किस तरीके से जो है वो तैयारी की जाए, क्योंकि उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है। कई बार तो कई खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, भारत के ही कई खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं,
प्रैक्टिस सेशन में ही, तो इसीलिए कई बल्लेबाज जो है भारत के वो जसप्रीत बुमराह को ये भी बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस सेशन में हमें जो है वो यॉर्कर नहीं डालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रिसाइज है उनका यॉर्कर, कितना सटीक यॉर्कर है जो कि बल्लेबाजों को परेशान करता है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने फाइनल में विकेट चटकाए, उसके बाद अगर हम देखें तो वो इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। और जो हम बात कर रहे थे ना कि कई बार आप उतना बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है क्योंकि आप उतने बड़े नाम बन चुके होते हैं। और एक चीज और है जसप्रीत बुमराह के बारे में, सामने वाली ये टीम सोचती है कि जसप्रीत बुमराह के ओवर किसी तरह से निकाल दिए जाएं, तो कई बार आप इसलिए भी बहुत ज्यादा विकेट नहीं ले पाते हैं क्योंकि सामने वाली टीम आपको थोड़ा सा संयम के साथ खेल रही होती है, आप पर बहुत ज्यादा चांसेस लेने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन बुमराह उस तरह के गेंदबाज है कि उसके बावजूद भी वो विकेट निकाल के ले जाते हैं। तो यही उनकी खासियत भी है और यही उनकी यूएसपी भी है। और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने दिखा दिया है कि बुमराह जैसा कोई है ही नहीं है, इसीलिए उनको इस टीम में जगह मिली है। बिल्कुल प्रदीप, मेरा आखिरी सवाल यह है कि अगर आपको इस टीम में एक और भारतीय खिलाड़ी जोड़ना हो तो वो किसे आप चुनेंगे और वो नाम क्या होगा? देखिए, और क्यों? आपने सिर्फ भारतीय खिलाड़ी की बात की है, मैं आपको एक विदेशी खिलाड़ी भी बताऊंगा कि हम और किसे जोड़ सकते थे। देखिए, पहले भारतीय खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछा कि इस टीम में अगर कोई और मौका मिलता और कोई और भारतीय खिलाड़ी जोड़ना होता, ऐड ऑन करना होता, तो मैं यहां पर शिवम दुबे का नाम लेता। क्योंकि शिवम दुबे ने भी जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने इंपैक्ट डाला, हार्दिक पांड्या ने इंपैक्ट डाला, शिवम दुबे ने भी इंपैक्ट डाला है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक लगाए हैं, ऑलमोस्ट 146 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और गेंदबाजी में विकेट्स भी चटकाए हैं। तो जाहिर तौर पर शिवम दुबे का कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा रहा है टीम इंडिया के लिए। और देखिए, स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरीके से अटैक करना, वो इंग्लैंड वाला मुकाबला मैं आपको याद दिलाता हूं कि आदिल रशीद के सामने गेंदबाज, जब आदिल रशीद जैसा गेंदबाज सामने हो, उसको इस तरीके से पिटाई कर देना कि उनके एक ओवर में 2-2 3-3 छक्के लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि उनको किस रोल के लिए टीम में फिट इन किया गया है, उनको क्या रोल दिया गया है टीम में। उसके बाद जब मौका मिला तो आपको याद होगा कोमल, आप ही मुझसे एक बार बोल रही थी कि एक ओवर में इतने ज्यादा रन लुटा दिए, शिवम दुबे को गेंदबाजी क्यों दी गई। कई बार कप्तान जो है वो आगे आने वाले मैचेस के लिए अपने खिलाड़ियों को रेडी करता है। और देखिए, उसी का फायदा हुआ था कि जब अगले मुकाबले में शिवम दुबे को गेंदबाजी मिली तो उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की और वहां से विकेट भी चटकाए। तो इसीलिए मैं शिवम दुबे को इस टीम में फिट करना चाहता अगर मौका मिलता तो। चलिए, ये तो हो गई भारतीय खिलाड़ी की बात। अब बात कर लेते हैं विदेशी खिलाड़ी कौन सा होता जिन्हें इस टीम में जगह मिलनी अगर मौका मिलता तो जिम्बाब्वे के ओपनर थे ब्रायन बेनेट। आपको याद होगा, उन्होंने भारत के खिलाफ भी नॉट आउट 97 रनों की पारी खेली थी, शतक से चूक गए थे, अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे, लेकिन उस पारी ने दिल जीत लिया था और वो इस टूर्नामेंट में 292 रन बनाकर गए। आप सोचिए, जिम्बाब्वे जैसी टीम, मैं पूरा रिगार्ड करता हूं उस टीम का, लेकिन उस टीम का एक ऐसा खिलाड़ी जो 292 रन बनाता है, अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करता है, दमदार प्रदर्शन करता है और कई मुकाबलों में तो वो आउट ही नहीं हुए। तो आप समझिए कि 292 रन उन्होंने बनाए। तो अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ब्रायन बेनेट को और शिवम दुबे भारत की तरफ से उनको इस टीम में ऐड ऑन करने की कोशिश करता। जी, तो साफ है कि T20 वर्ल्ड कप की इस ड्रीम टीम में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया के सितारों ने दुनिया भर में अपनी धाक जमा दी है। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और खेल की हर बड़ी खबर के लिए आप हमारे साथ यानी कि द फेडरल देश के साथ आप बने रहिए। और आपका आने का इस शो में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।